एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सब बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम और अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों को वन शॉट में कवर करवा चुकी हूँ। आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसकी हम स्टार्टिंग करेंगे अभी। ठीक है, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसे समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किसी ने भी अध्याय 2 यानी कि जहाँ पे हमने पढ़ा था पूरा जनन तंत्र, है ना, क्या जनन तंत्र, जिसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उनके अंग कैसे काम करते हैं, कैसे शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, कैसे एक नए बच्चे का जन्म होता है, सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो वो अगर नहीं पढ़ा है, आपको जनन अंगों के बारे में जानकारी नहीं है, तो पहले जाओ चैप्टर नंबर 2 जो है मानव जनन, उसे पढ़ के आओ और फिर चैप्टर नंबर 3 आप आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने के पहले मैं इसकी आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। जनन स्वास्थ्य के बारे में इस चैप्टर में बेटा हमें स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी देनी है। मतलब जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। जनन स्वास्थ्य के साथ साथ एक स्वस्थ समाज जो है, वो समाज स्वस्थ कब होगा पूर्णतः, आप कैसे कहोगी कि ये समाज स्वस्थ है, तो हम कहेंगे कि भैया अगर कोई व्यक्ति जनन सक्षम है, वो उसके जो जनन कार्य है वो सही तरीके से कर सकता है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसका व्यवहार सही है, सकुशल है, तो आप उस व्यक्ति को कहोगे जनन रूप से स्वस्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। ठीक है, आगे जब ऐसे व्यक्तियों से कोई समाज बनेगा तो वही कहलाएगा कि एक समाज पूरी तरह जनन के रूप से कैसा है, स्वस्थ है, समृद्ध है। ठीक है, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आगे जाके जनन से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं समाज में आती है, उनके निदान क्या क्या हैं, साथ ही साथ जनन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स चलाए गए जिनको कहा जाता है बहुत सारी योजनाएं। ठीक है, जो योजना आई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आगे हम पढ़ेंगे कि जनन से रिलेटेड यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी तकनीकें हैं, बंध्याकरण तकनीक हो या फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य और इसका महत्व, कि जनन स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या महत्व है। साथ ही साथ हम आगे कवर करेंगे जन्म नियंत्रण क्यों जरूरी है और जन्म नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, और अगर जन्म नियंत्रण नहीं किया गया, जन्म को नहीं रोका गया, तो हो जाएगा क्या, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, क्यों होता है, इसको आप कैसे कम कर सकते हो, इनके सारे उपायों का हम वर्णन करेंगे। जनन स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इसके बाद हम समझेंगे कि जन्म नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से उपाय हैं। आगे जनसंख्या विस्फोट को हम कवर करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वे विधियां जिनसे अगर कोई व्यक्ति निसंतान है, वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो बंध दंपत्ति जो हैं, बंध दंपत्ति मतलब ऐसे माता पिता, ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ जो अपने खुद के बच्चे करने में सक्षम नहीं है, उनमें बंधिता से निदान के कौन कौन से उपाय हैं। बंध दंपत्ति में संतान पाने हेतु, ठीक है, संतान पाने हेतु किए जाने वाले उपाय। मैं इसको जब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी ना ये सारे टॉपिक को, तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में ये चैप्टर क्या है। अभी तो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैडम पर्यावरण जैसा कुछ तो नहीं पढ़ाने लग गई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। आप लोग अभी यूथ हो, हमारे देश का युवा है, आप आगे जाके आपको ही देश को आगे ले जाना है, तो आपको हर विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम पर्पज से सिलेबस में है इसलिए तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ ये जीवन में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हमारे लिए जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस चैप्टर की जानकारी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ साथ जो अदर बच्चे हैं ना, जो आर्ट्स कॉमर्स या दूसरे बैकग्राउंड से हैं, उनको भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीवन सबको जीना है
और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी और उन प्रॉब्लम से निपटना कैसे है वो हमें सही जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डालने का मेन उद्देश्य यही है कि आप समझ पाओ कि कितनी प्रॉब्लम्स इस जीवन में जननांग से रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपके सामने आती है और उनसे आप कैसे निपटोगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कम उम्र से ही पता होना चाहिए क्योंकि आपकी अभी जो ये एज है ना वो बहुत ज्यादा जिज्ञासा की उम्र है, क्यूरियोसिटी की उम्र है, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा आपको होती है और अगर आपके सवालों के जवाब आपको सही समय पे नहीं मिलते तो फिर आप पूरा इंटरनेट खंगाल डालते हो, कुछ का कुछ सर्च करते हो। ठीक है, तो कुछ जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, बंध दंपत्ति में संतान पाने हेतु किए जाने वाले उपाय, पूरे उपाय जो है ना उनके शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म याद करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही पूछा जाता है। आगे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं जिनको बोला जाता है एसटीडी या एसटीआई, जिसको हम कहेंगे यौन संचरित रोग, हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वे टॉपिक हैं जो आज हमें कवर करने हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंतर्गत। ये पूरा आपका जो यूनिट 1 है जिसमें 3 चैप्टर थे, जिसका आज आखिरी चैप्टर हम कवर कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य, उस चैप्टर में इतने टॉपिक हैं आपके पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनन स्वास्थ्य है क्या। इसकी डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बेटा, जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है जनन स्वास्थ्य? जनन के सभी पहलुओं सहित, मतलब बच्चे पैदा करने से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जनन के सभी पहलुओं सहित, जननांग के सभी पहलुओं सहित सामाजिक व्यवहारगत एवं जनन सक्षम, सामाजिक व्यवहारगत जनन सक्षम, भावनात्मक एवं क्रियात्मक सभी स्वास्थ्य ही। ठीक है, यह सभी ही जनन स्वास्थ्य है। मतलब एक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, इसके लिए जरूरी है कि वो जनन सक्षम हो, जनन के रूप से स्वस्थ हो, सामाजिक हो, व्यवहार में उसके बाकायदा कुशलता हो, भावनात्मक रूप से वो परिपुष्ट हो, मतलब भावनात्मक रूप से इमोशनली वो सही हो, साइकोलॉजिकली उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी अगर है, तो यही सब मिलाकर ही क्या कहलाते हैं? जनन स्वास्थ्य है। हमारा जो भारत है ये पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड एक कार्यक्रम चलाया था 1951 में। भारत पहला देश है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जिसने जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम चलाया, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड, संबंधित कह सकते हो, कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है बेटा क्या? परिवार नियोजन। कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है परिवार नियोजन। आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड चलाया गया पहला प्रोग्राम जिसका नाम है परिवार नियोजन, और ये स्टार्ट हुआ था बेटा 1951 में। ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, भारत सरकार को भी इसकी चिंता सताने लग गई। तो हुआ क्या कि 1951 में इंडियन गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आई। इस प्रोग्राम का नाम है परिवार नियोजन, जिसे फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। अब इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि जनरली अज्ञानतावश या अशिक्षा के कारण या लड़के की चाह में या जो भी रीजन हो, व्यक्ति
एक से ज्यादा या दो से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, ठीक है, किसी के 5, किसी के 6, 7, 7, 8, 8 हो रहे हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि सबका देश पर क्या असर होगा। तो उसको कम करने के लिए या उस पर रोक लगाने के लिए ही भारत सरकार ने एक क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम लेके आया। इस प्रोग्राम का नाम था परिवार नियोजन। इसे अब परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रोग्राम जो आया था ये बेटा 1951 में आया था, ठीक है, से भी जाना जाता है। चलो, जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड पहला प्रोग्राम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के नाम से 1951 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इसे फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। इस प्रोग्राम को अब परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कोटेशन क्या था, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो से मतलब माँ बाप भी दो और बच्चे भी दो, या दूसरा था दो बच्चे सबसे अच्छे, मतलब दो से ज्यादा बच्चे नुकसानदायक हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली भी वीक होंगे, सही से उनकी परवरिश नहीं कर पाएंगे और जनसंख्या भी इससे बढ़ेगी। तो दो बच्चे सबसे अच्छे। और ऐसे परिवारों के लिए जो ये सारे कदम उठा रहे थे, मतलब दो बच्चे रख रहे थे, दो बच्चों के बाद ही क्या बोलते से नसबंदी करवा ले रहे थे, ऐसे परिवारों के लिए गवर्नमेंट ना बहुत सारी बेनिफिशियरी योजनाएं भी चला रही थी ताकि उनको फाइनेंशियली भी हेल्प की जाए, जिससे और ज्यादा इसको बढ़ावा मिले, ठीक है। आपका फैक्ट इसे दिखता है यहाँ तक जो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आया जिसे कहा गया RCH। RCH एक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है बेटा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का भी उद्देश्य था जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं वो चलाना, स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें जानकारी देना, एक माँ को जानकारी देना कि कैसे वो एक सफल प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। ऐसे बहुत सारे क्योर्स इस प्रोग्राम के अंतर्गत रखे गए। तो कुल मिला के RCH एक प्रोग्राम है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और ये लाया कब गया था, इसी के साथ, परिवार नियोजन के साथ। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं वो, और जनन से संबंधित इस प्रोग्राम के थ्रू जानकारी दी जाती थी, बताया जाता था कि कैसे एक सफल मतलब सही प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है, कैसे एक बच्चे के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दे सकते हो, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी इस प्रोग्राम के थ्रू दी जाती थी, ठीक है। तो ये था क्या, परिवार नियोजन या परिवार कल्याण। अब हम आगे एक नया टॉपिक समझेंगे इसी से रिलेटेड, जो कि है जनसंख्या नियंत्रण या जन्म नियंत्रण। चलिए अब हम समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण या जन्म नियंत्रण की कितनी विधियां हैं, ठीक है। जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियां, और ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको शुरू से लेके आखिरी तक बड़े ध्यान से देखना है। इसके पहले जो मैंने बताया वो तो बहुत सिंपल टॉपिक था, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बताया गया। अब है बेटा जन्म नियंत्रण की विभिन्न विधियां। कितनी विधियां हैं, तो पहली विधि है बेटा जन्म नियंत्रण की जिसे कहा जाता है प्राकृतिक विधि, ठीक है। कौन सी विधि, प्राकृतिक विधि, या इसे नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत 2-3 पॉइंट आते हैं, जैसे कि आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब ये है कि स्त्री जो होती है उसके इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, ठीक है, हर महीने के आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उस साइकिल में एक समय ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 3, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक अंडाणु बनते हैं ओवरी में, ठीक है। ओवरी में अंडाणु बन रहा है तो फैलोपियन ट्यूब में होगा नहीं। तो उस दौरान जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ होता है तब वो जो ड्यूरेशन होता है वो मैथुन के लिए सही होता है, मतलब उस टाइम पे रिस्क कम होता है, इसे कहा जाता है आवधिक संयम। दूसरा बेटा इसी के अंतर्गत आता है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव, इसका मतलब ये है कि एक माँ जब अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही होती है, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ है तो 6 महीने 7 महीने तक उसके शरीर से जो
एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है उन हार्मोन का सीक्रेशन सही से नहीं होता और एक माँ के शरीर में उस टाइम पे अंडाशय में अंडाणु नहीं बनते और जब अंडाणु नहीं बनेंगे तो निषेचन होगा क्या? नहीं। तो दुग्ध पान कराने के समय यानी कि बच्चा पैदा हुआ है उस समय से लेके 6 महीने तक लगभग एक स्त्री के शरीर में अंडाणु का निर्माण नहीं होता और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। तो ये भी एक सुरक्षित टाइम होता है मैथुन के लिए। और तीसरा होता है बेटा बाह्य स्खलन, मतलब वीर्य को योनि में छोड़ना ही नहीं है, बाहर स्खलित कर दो, इसको बोला जाता है बाह्य स्खलन या आउटर इजैकुलेशन। ये तीन जो विधियां हैं जरूरी नहीं है कि इससे प्रेगनेंसी रुक ही जाए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए यानी कि एक नए बच्चे के जन्म को नियंत्रित करने के लिए पहली विधि जो आपकी बुक में दी है एनसीईआरटी में वो है प्राकृतिक विधि और इसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट है। ठीक है, अब जो दूसरी विधि है वो प्राकृतिक नहीं है, थोड़ी सी अलग है। दूसरी विधि के अंतर्गत पहला जो आएगा वो होगा क्या? रोधक। रोधक का मतलब निरोध का उपयोग करो, कंडोम, डायफ्राम, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, अगर इन सभी का उपयोग करेंगे तब भी जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा जो होता है इसमें आप निरोध भी ले सकते हो। ठीक है, तीसरा इसी के अंतर्गत जो आएगा वो है बेटा टीके। क्या? टीके, जन्म नियंत्रण टीके। आप कह सकते हो कौन से टीके? जन्म नियंत्रण टीके। अब टीकों में क्या होगा? तो ये जो टीके होते हैं इन टीकों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उनका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इनका संयोजन होता है, हार्मोन का संयोजन, मतलब इनको मिलाकर टीके तैयार किए जाते हैं और ये टीकों के रूप में यानी कि इंजेक्शन के रूप में एक फीमेल को लगा दिया जाता है ताकि उसके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बैलेंस रहे। ठीक है, तो ये भी जन्म नियंत्रण का एक उपाय है। अगला जो है बेटा इसी के अंतर्गत वो है मुखीय गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो मुख्य रूप से पिल्स के रूप में ली जाती हैं और ये गोलियां मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के जस्ट सेकंड डे से स्टार्ट कर दी जाती है और 21 दिन तक ली जाती है। गर्भ निरोधक गोलियों में एक सबसे स्पेशल मतलब सबसे वो कह सकते हो पॉपुलर गोली का नाम है सहेली, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है। और सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है या प्रचलित गर्भ निरोधक गोली है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक गोलियां ओरल पिल्स के रूप में माउथ से ही ली जाती हैं सिंपली, और इसका एक एग्जांपल है क्या? सहेली। ठीक है, आखिरी में आगे जो है वो है क्या? और क्या है? आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो हैं आईयूडी। आईयूडी भी गर्भ निरोधक, गर्भ निरोध के स्थायी उपाय हैं। स्थायी नहीं मतलब कुछ टाइम के लिए आप इनसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। आईयूडी को अंतः गर्भाशयी युक्तियां कहा जाता है, अंतः गर्भाशयी युक्तियां, और इन युक्तियों के द्वारा प्रेगनेंसी को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। आईयूडी में सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉपर टी का, आपसे पूछ लेगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीटोड 375, मल्टीटोड 375, ये सब क्या है? ये सब गर्भ निरोध के उपाय हैं और इन्हें, ये जो गर्भाशय होता है फीमेल का, इस गर्भाशय के अंदर, इस गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसे फिट किया जाता है, ऐसे, ताकि जब शुक्राणु यहाँ पहुंचे अंदर तो वो इस कॉपर टी के द्वारा निकलने वाले कॉपर आयनों से मिले और कॉपर आयन इसको, शुक्राणु को क्या कर दे? निश्चल कर दे, यानी कि उसकी गतिशीलता को रोक दे। ठीक है, तो गर्भाशय के अंदर ही जो क्या बोलते हैं डॉक्टर जो अनुभवी होते हैं या जो नर्सेस अनुभवी होती हैं उनके द्वारा कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीटोड 375 जो है इन आईयूडी डिवाइसेस यानी कि अंतः गर्भाशयी युक्तियों को लगवाया जाता है, जो कि गर्भ नियंत्रण का एक बहुत ही पॉपुलर उपाय है। ज्यादातर महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। जनरली प्रेगनेंसी को कुछ समय तक रोकने के लिए या बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए कॉपर टी, कॉपर 7 या इस टाइप की डिवाइसेस को लगवाया जाता है।
और ये कैसे काम करती है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि टिप्पणी में अगर पूछे कि आईयूडी क्या है, इन पर टिप्पणी लिखो और इनके उदाहरण भी समझाओ तो आपसे बने। ठीक है, ये तो सारे कुछ समय के लिए गर्भ नियंत्रण के उपाय हैं, इन्हें जन्म नियंत्रण की विधियां भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आखिरी जो उपाय होता है बेटा वो स्थायी बंध्याकरण तकनीक है। कौन सी तकनीक है? स्थायी बंध्याकरण तकनीक। तो वो मैं उसको अलग से डिस्कस करती हूँ। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आप भी इसे बना लो और एक बार रिपीट करो। जन्म नियंत्रण या गर्भ नियंत्रण की विभिन्न विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि है प्राकृतिक, दूसरा है रोधक, तीसरा जन्म नियंत्रण टीके, चौथा है गर्भ निरोधक गोलियां, पांचवा आईयूडी। ये सारे नॉन परमानेंट उपाय हैं। अब हम समझेंगे एक परमानेंट उपाय, यानी कि स्थायी रूप से जन्म नियंत्रण को कैसे रोका जा सकता है। स्थायी रूप से आप कैसे गर्भावस्था को रोक सकते हो या एक बच्चे के जन्म को रोक सकते हो। ठीक है, स्थायी गर्भ निरोधक उपाय, स्थायी गर्भ निरोधक उपाय या तकनीक। इसमें पहला है बेटा, फर्स्ट है वैसेक्टोमी और सेकंड है ट्यूबेक्टोमी। इनके बारे में भी पूछ लेता है आपसे कि वैसेक्टोमी क्या है और ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो जब जो नर शरीर है हमें पता है कि उनके पास दो वृषण या टेस्टिकल्स हैं जिनके अंदर शुक्राणु बनते हैं। ये शुक्राणु शुक्रवाहक जो है जिसे कहा जाता है वास डिफरेंस। ठीक है, वॉस डिफरेंस या शुक्रवाहक के सहारे आगे पहुंचते हैं। ये यहाँ पे होता है शुक्राशय, इधर में फिर नीचे की तरफ आता है सिस्निया पेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बोलते से, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम कह रहे हैं क्या, वृषण, और वृषण से ये जो दो ट्यूब्स निकली है जिसे हम कह रहे हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहक, उस शुक्रवाहक को कट लगाना है, काटना है यहाँ से और यहाँ से, और काट कर यही नोट के जैसे बांध देना है दोनों तरफ, इधर से इसको क्या कर देना है, बांध देना है। तो मैंने क्या बोला, पुरुषों में किया जाने वाला स्थायी बंध्याकरण उपाय है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी की प्रक्रिया में पुरुषों के शुक्र वाहक यानी कि वास डिफरेंस को एक मतलब ऐसे डॉक्टर के द्वारा जिसको ये आता है, ठीक है, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और अनुभवी के द्वारा काट कर इन्हें बांध दिया जाता है, ताकि यहाँ जो शुक्राणु बन रहे हैं वो इसके रास्ते, शुक्रवाहक के रास्ते आगे ना पहुंचे, यानी कि वीर्य के साथ बाहर ना आए। ठीक है, तो शुक्रवाहक या वास डिफरेंस को काट कर बांध देना ताकि शुक्राणु आगे प्रवेश ना करे, वैसेक्टोमी कहलाता है। और वैसेक्टोमी पुरुषों में होने वाली नसबंदी भी कहलाती है, पुरुष नसबंदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, वैसेक्टोमी को और क्या बोल रहे हैं बेटा, तो सामान्य तौर पर इसे पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है, जो पॉपुलर नाम है जिस नाम से आप जानते हो। ठीक है, पुरुष नसबंदी। इसमें क्या किया, वास डिफरेंस को काटा और बांध दिया, तो वास से ही रिलेट करके याद रखोगे वैसेक्टोमी। ये ट्यूब है और कौन सी ट्यूब है, वास वाली ट्यूब है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, वैसेक्टोमी। इसका उल्टा वैसेक्टोमी किसमें हो रही है, पुरुषों में हो रही है, और किसको काट रहे हैं हम, शुक्रवाहक या वास डिफरेंस को काट कर बांध दे रहे हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय से निकली हुई होती है फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ ये निकल गई फैलोपियन ट्यूब, इससे आगे जुड़ा हुआ है क्या, ओवरी, इधर है बेटा ओवरी, इधर भी है ओवरी, ओवरी में बन रहे हैं क्या, अंडाणु, और वो अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के रास्ते आगे गर्भाशय में पहुंच रहे हैं। तो क्या किया गया कि इन फैलोपियन ट्यूब्स को काटा गया और काटकर क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देना, क्या है ये, फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी।
फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देना ही ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। इसे महिला नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महिला नसबंदी भी कहते हैं। और किसको काटकर बांध रहे हो? तो अंडवाहिनी या जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दे रहे हैं, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। समझ में आ गया? ये दोनों ही स्थायी बंध्याकरण तकनीकें हैं, मतलब इन्हें फिर से की वापस से कनेक्ट कर पाना लगभग असंभव है। ठीक है, कि यहाँ से जो काटा हुआ हिस्सा है इसको वापस जोड़ दो बोलोगे तो लगभग ये इम्पॉसिबल होता है। कुछ केसेस में पॉसिबल हो भी जाता है कि ये पहले जैसे जुड़ जाए, अगर डॉक्टर से आप जुड़वाने गए तो। अदरवाइज अगर किसी को परमानेंटली क्या बोलते से कि बच्चे के जन्म को रोकना है, यानी कि आगे और उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, उनके 1 या 2 बच्चे हो गए, आगे उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो करते हैं फैमिली प्लानिंग और करवाते हैं क्या? नसबंदी। महिलाओं में होती है महिला नसबंदी और पुरुषों में होती है पुरुष नसबंदी, और ये स्थायी गर्भ निरोध के उपाय हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम समझते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। ठीक है, जन्म का नियंत्रण तो कर दिया, लेकिन अगर नहीं कर पाए और जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ गई तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम फट गया बम। ठीक है, किसका? लोगों का। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जनसंख्या में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि, जनसंख्या में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि, ठीक है, अनियंत्रित वृद्धि, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अनियंत्रित वृद्धि जिससे जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसी को कहते हैं बेटा जनसंख्या विस्फोट। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन बॉम्ब, जनसंख्या विस्फोट। क्या हुआ? जनसंख्या में अनियमित रूप से बहुत ज्यादा होने वाली अनियंत्रित वृद्धि ही है जनसंख्या विस्फोट। इसके कारण बहुत सारे हैं। अगर हम कारणों की बात करें ना तो इसके कारण बहुत सारे हैं। पहला जनसंख्या विस्फोट का कारण है मृत्यु दर में आई कमी। ज्यादातर लोग मर ही नहीं रहे हैं ना, मृत्यु दर में आई कमी। पहले क्या होता था? नॉर्मल बीमारियों में भी व्यक्ति की मौत हो जाती थी क्योंकि उनको सही से उपचार नहीं मिल पाता था, लेकिन अब बीमारियों का इलाज संभव है, इसीलिए मृत्यु दर में आई है कमी। मातृ मृत्यु दर में आई कमी। पहले बच्चों को जन्म देते समय महिलाएं ज्यादातर जन्म देते से ही तुरंत ही मर जाती थी। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती थी, और क्योंकि उनको सही समय पे सही उपचार नहीं मिलता था, या वो सही से प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाती थी, बीच में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कुछ भी रीजन हो, लेकिन ज्यादातर महिलाओं में ऐसा होता था कि महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय ही डेथ की शिकार हो जाती थी। तो ऐसी मृत्यु दर में भी अब क्या आई है? कमी, क्योंकि अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मतलब इंटीरियर इलाकों में भी एम्बुलेंस पहुंच जाती है और समय रहते महिला अस्पताल तक पहुंच जाती है। इसीलिए मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR, इसमें भी क्या आई है? कमी। MMR का फुल फॉर्म पूछ लेता है बेटा आपसे, इसको बोलते हैं मदर मोर्टेलिटी रेट। इसमें भी क्या आई है? कमी आई है। तीसरा जो है वो रीजन, ये दूसरा रीजन है, तीसरा रीजन है शिशु मृत्यु दर में आई कमी। मृत्यु दर में आई कमी क्यों? सेम रीजन, जैसे मातृ मृत्यु दर में आई कमी है, वैसे ही शिशु मृत्यु दर में भी क्या आई है? कमी। अब ज्यादातर बच्चे विभिन्न बीमारियों के कारण नहीं मरते, वो बचे रह जाते हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या बढ़ी है। चौथा कारण है बेटा अशिक्षा। जनरली बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिससे वो नहीं समझ पाते कि 2 बच्चे हो कि 4 हो कि 6 हो। अशिक्षा का अभाव होने के कारण कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम उम्र में लड़कियां ब्याही भी जाती हैं और वे माँ भी बन जाती है। एक सही एज में माँ ना बनने के कारण उनको ये जानकारी नहीं होती और वो कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 बच्चे पैदा करते जाती हैं। तो अशिक्षा भी जो है वो जनसंख्या विस्फोट का कारण है। फिर एक और मैंने बताया आपको, कम उम्र में विवाह। ठीक है,
कितने भी नियम बनाते भारत सरकार, लेकिन लोगों का वही कि जब हम अपनी मन की करना है तो करेंगे, हमारी मन की करेंगे। तो कम उम्र में विवाह करना भी जनसंख्या विस्फोट का एक कारण हो सकता है। तो ये सारे वे कारण हैं जिसके कारण अनियमित रूप से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं जिसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का, कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज अब संभव है, जिसके कारण भी जनसंख्या जो है उसमें विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये तो था जनसंख्या विस्फोट। अब हम समझते हैं आगे एमनियोसेंटेसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एमनियोसेंटेसिस डायरेक्टली आपसे पूछता है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो समझें, एमनियोसेंटेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस कॉल्ड इन हिंदी? एमनियोसेंटेसिस इसे कहा जाता है बेटा उल्व वेद परीक्षण। क्या कहते हैं एमनियोसेंटेसिस को? उल्ववेद परीक्षण। क्या है एमनियोसेंटेसिस? तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है। ये है बेटा गर्भाशय। गर्भाशय में ये फैलोपियन ट्यूब, मैं पूरा डायग्राम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे आपको मादा जनन तंत्र थोड़े ना समझाना है, मुझे आपको समझाना है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कुछ इस अवस्था में जिसे हम कहते हैं भ्रूणीय अवस्था, ठीक है, तब उसके चारों ओर एक द्रव भरा होता है जिस द्रव में बच्चा तैरता है ना। चल जाएगा डायग्राम? नहीं चलेगा तो चलाओ, ठीक है। ये है बेटा भ्रूण शिशु, ठीक है, गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ में है, यानी कि गर्भाशय के अंदर है, और इसकी उम्र जो है वो लगभग है 3 से 4 सप्ताह, सप्ताह नहीं, माह, जिसको हम बोलेंगे 12 से 16 या 18 सप्ताह। जब वो इस अवस्था में है ना, तब इस माँ के गर्भाशय के अंदर ये जो द्रव भरा हुआ है जिसे कहा जा रहा है एमनियोटिक द्रव, ठीक है। इस एमनियोटिक द्रव को एक पतली सी सिरिंज पेट के रास्ते लगाई जाती है, और इस सिरिंज की हेल्प से इस एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है, ठीक है। ये सिरिंज एक लगाए और सिरिंज की सहायता से ही इस एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाल लिए। तो गर्भस्थ शिशु के भ्रूणी अवस्था में होने के दौरान जब वो 12 से 16 या 18 सप्ताह की उम्र में है, तभी उसके चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक द्रव को सिरिंज की सहायता से निकाल लिया जाता है। क्यों निकाले हैं? तो इस द्रव में ना शिशु की कुछ आनुवांशिक कोशिकाएं भी तैरते रहती हैं, शिशु की कुछ कोशिकाएं तैरते रहती हैं, जिससे उसके बारे में गुणसूत्री अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि जो बच्चा पल रहा है उसको कोई ऐसी जन्मजात बीमारी तो नहीं है जो आनुवांशिक है या जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है, ठीक है, या ऐसी गंभीर बीमारी जो लाइलाज है जिससे जन्मा बच्चा जो है वो पूरी जिंदगी बस सर्वाइव ही करता रहेगा। बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, है ना, ठीक है। तो इन सारी लाइलाज बीमारियों का पता लगाने के लिए, आनुवांशिक विकृति का पता लगाने के लिए ही इस द्रव को सिरिंज की सहायता से निकाल लिया जाता है और लैब में फिर उसका परीक्षण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को उल्ववेद परीक्षण या एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। सुन लिए ध्यान से, ठीक है। गर्भस्थ शिशु के भ्रूणी अवस्था में होने के दौरान जब वो 12 से 16 सप्ताह या 3 से 4 माह की स्टेज में है, तब उसके चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक द्रव को सिरिंज की सहायता से निकाल लिया जाता है। इस द्रव में भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होती है जिससे उसके आनुवांशिक लक्षणों का या आनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन किया जा सकता है, या ऐसी विकृतियों का पता लगाया जा सकता है जिससे कि
अगर वो कोई गंभीर बीमारी वाला विकसित बच्चा है तो उसका गर्भ समाप्ति का आदेश दिया जा सके, मतलब पेरेंट्स जो है फिर इस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। तो क्योंकि अगर ऐसा बच्चा पैदा भी होगा बेटा तो पूरा जिंदगी क्या करेगा, सर्वाइव भी करेगा। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस या उल विभेद परीक्षण। ठीक है, लिख लेना। चलिए, एमनियोसेंटेसिस तो हमने समझ लिए कि क्या होता है, कैसे आप बच्चे के भ्रूणीय अवस्था में होने के दौरान ही जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, एमटीपी। एमटीपी जिसे कहा जाता है ऐच्छिक गर्भपात, ऐच्छिक गर्भपात या प्रेरित गर्भपात। ठीक है, या प्रेरित गर्भपात। अभी हमने एमनियोसेंटेसिस में क्या समझा कि गर्भस्थ शिशु की भ्रूणीय अवस्था में ही जांच की जाती है ताकि उसके आनुवंशिक रोगों का हम पता लगा सकें। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा पता चल गया कि गर्भस्थ शिशु को कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है, जिसका बाद में इलाज संभव नहीं है, तो ऐसे शिशु जिनका भ्रूणीय अवस्था में ही जांच करके पता लगा ले कि इनको कोई गंभीर बीमारी है, या फिर जब कोई महिला प्रेगनेंसी को आगे कंसीव करने की इच्छा ना जाहिर करे, ठीक है, अनैच्छिक वो क्या बोलते से प्रेगनेंसी प्लान की गई हो, प्रेगनेंसी को प्लान ही ना किया गया हो, उसकी इच्छा ही नहीं है आगे बच्चा पैदा करने की, या कोई रेप का शिकार हुई है, या फिर जो प्रिकॉशंस वो लोग ले रहे थे क्या बोलते से दंपत्ति, जितने भी मैंने अभी प्रिकॉशंस आपको बताई थी उनमें से कुछ फेल हो गया हो और वो ना चाहते हो बच्चे को, तो ऐसे बच्चे को जब एक महिला के अंदर जब बच्चा जो है वो 12 सप्ताह की एज में होता है, ठीक है, 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर ही महिला को ऐच्छिक रूप से बच्चे को गिराने की यानी कि गर्भपात करने की परमिशन दे दी जाती है। तो एमटीपी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, विज्ञान की हेल्प से, डॉक्टर की हेल्प, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। विज्ञान और डॉक्टर्स की हेल्प से अनचाही प्रेगनेंसी को समय रहते 3 माह या 12 सप्ताह के अंतराल में, मतलब इसके पहले, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसके पहले ही मेडिकली बच्चे को अवॉर्ड करना, बच्चे को गिरा देना या गर्भपात करवा देना ही एमटीपी कहलाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो डॉक्टर्स के द्वारा या समझदार या ऐसी नर्सों के द्वारा की जाती है जो वेल ट्रेन्ड हो अपने काम में। मेडिकली ये किया जाता है विभिन्न दवाइयों की मदद से और भ्रूण को भ्रूणीय अवस्था में ही बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर भ्रूणीय अवस्था में शिशु खुद ब खुद बाहर आ जाए, ठीक है, बच्चा खुद ब खुद बाहर आ जाए बिना किसी गोली की हेल्प से, बिना किसी इंजेक्शन की हेल्प से, तो फिर उसको एमटीपी नहीं कहते, उसे कहा जाता है बेटा, क्या बोला मैंने, बिना किसी मेडिसिन के यूज किए शिशु का भ्रूणीय अवस्था में स्वतः ही बाहर आ जाना एमटीपी नहीं कहलाता, ये कहलाता है बेटा मिसकैरेज। क्या कहलाता है, आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज को स्वतः गर्भपात कहा जाता है। ठीक है, स्वतः गर्भपात मतलब भगवान की ही इच्छा नहीं थी कि बच्चा जीवन में आए, तो उन्होंने समय के पहले गर्भपात, आज बहुत मिस्टेक कर रही है मैडम, है ना, स्वतः गर्भपात, मिसकैरेज या स्वतः गर्भपात कहते हैं। इसमें जो शिशु है वो भ्रूणीय अवस्था में बिना किसी मेडिसिन को यूज किए या बिना डॉक्टर की मदद के स्वतः ही बाहर आ जाता है, इसे मिसकैरेज या स्वतः गर्भपात कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है,
एमटीपी डॉक्टर्स के द्वारा करवाई जाएगी, विभिन्न मेडिसिन का यूज किया जाएगा, तब जाके प्रेगनेंसी को बाहर निकाला जाएगा, मतलब बच्चे को पैदा ही नहीं होने देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान थी, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो बाहर आ गया भ्रूण अवस्था में, इसे मिसकैरेज कहते हैं। और समटाइम्स ये बहुत लेट भी होता है, शिशु 3 माह की स्टेज में तब भी हो जाता है, 4, 5, 6 माह तक कभी भी मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो था एमटीपी और मिसकैरेज क्या है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई दंपत्ति ऐसे हैं जो बंद है, बंद का मतलब क्या होता है, बांझ, मतलब पिता बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, या माता अंडाणु के निर्माण में सक्षम नहीं है, या उसके बच्चे वो खुद पैदा नहीं कर सकती, तो ऐसी दंपत्तियों के लिए क्या क्या उपाय हैं जिससे वो आगे बच्चों को जन्म दे सकते हैं या अपने कुछ खुद के बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो उपाय हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है बंध्यता। बेटा, बंध्याकरण अलग है और बंध्यता अलग है। बंध्याकरण का मतलब है बच्चों को पैदा ना होने देना, उनके लिए जो तकनीकें हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग, ठीक है। और बंध्यता का मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं, जो दंपत्ति है, वो बच्चे पैदा करने में खुद ही सक्षम नहीं है नेचुरली, तो ऐसे दंपत्ति आगे अपने बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं, उसकी जो तकनीकें आपके सिलेबस में दी गई है, जिनके फुल फॉर्म, लॉन्ग डिटेल सब कुछ आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा इसके अंदर से, ठीक है। चलिए समझते हैं सहायक जनन टेक्नोलॉजी, यानी कि वे दंपत्ति जो बंध है लेकिन संतान पाने के इच्छुक हैं, उनके लिए साइंस की मदद से ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई कि वे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनको बोला जाता है बेटा सहायक जनन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनकी हेल्प से दंपत्ति आगे संतान प्राप्त कर सकते हैं। सहायक जनन टेक्नोलॉजी में पहली विधि जो है बेटा वो है कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन इसे कहा जाता है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन गुड न्यूज मूवी देख के आए हो ना, क्या होता है वहां पे, अक्षय कुमार अपने खुद के बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वीर्य को लिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा है, पुरुष, जो जिसके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण बहुत कम हो रहा है, शुक्राणुओं का काउंट जो है वो बहुत कम है, या वो वीर्य को बाहर लाने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से उसके शरीर से वीर्य को लिया जाता है और इस वीर्य को महिला की योनि के रास्ते उसके गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसकी जरूरत अभी बहुत पड़ने वाली है, ठीक है। बहुत सारे मैं अभी आपको टाइप लिखवाऊंगी जिसमें हमें इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी पूरी डिटेल के साथ। पहली जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है वो क्या है, कृत्रिम वीर्य सेचन, जिसे एआई के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या किया गया, अगर पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, या उसके शरीर में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, या वो वीर्य को अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, तब कृत्रिम रूप से उसके शरीर से शुक्राणुओं को लिया जाता है और उस शुक्राणु को या वीर्य को योनि के रास्ते महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। ये योनि मार्ग होता है, योनि मार्ग के रास्ते महिला के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है और ले जाके कहाँ छोड़ देते हैं, फैलोपियन नलिका में। इसे कहा जाता है बेटा एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अगर पुरुष के अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहा, वो पूरा ही इनफर्टाइल है, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण हो ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में किसी दूसरे दाता पुरुष से शुक्राणुओं को लिया जाएगा। अब वो खुद डिसाइड करेंगे दंपत्ति कि उन्हें किसका चाहिए, किसका वो ले सकते हैं, और लेकर महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आगे तुम्बिका क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया हो। ये भी कृत्रिम निषेचन ही कहलाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा, अगर कोई महिला ऐसी है, अभी तो हमने पुरुष की बात किए थे, ठीक है,
अगर कोई महिला ऐसी है जिसके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण तो हो रहा है, ठीक है, अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके अंडाणु यहाँ से निकले और फैलोपियन ट्यूब में आगे जहां निषेचन होना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं पा रहे, मतलब फैलोपियन ट्यूब में क्या है, रुकावट। फैलोपियन नलिका में क्या है, रुकावट। अगर फैलोपियन नलिका में रुकावट है तो क्या अंडाणु आगे पहुंच पाएगा, नहीं। क्या शुक्राणु आकर अंडाणु से मिल पाएगा, नहीं, ठीक है। अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसके अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो अंडाणु फैलोपियन नलिका में आगे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि फैलोपियन नलिका में क्या है, रुकावट, और शुक्राणु भी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आ पा रहा है, मतलब इनका मिलन नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में महिला के शरीर से अंडाणु को ले लिया जाता है, ले लिए, ठीक है, अंडाणु को लेंगे, इसका जो हस्बैंड होगा उसके शरीर से शुक्राणु को लेंगे, अंडाणु और शुक्राणु को बाहर एक नलिका के अंदर प्रॉपर ऐसा माध्यम जो बिल्कुल शरीर के जैसा होता है वैसे माध्यम में एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, पेट्री प्लेट के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का क्या कराया जाता है, मिलन, जिसे कहा जाता है बेटा निषेचन। और निषेचन करा के यहीं पे जाइगोट बना दिया जाता है, युग्मनज, ठीक है। और जब ये युग्मनज विदलन करते करते कितनी कोशिकीय अवस्था में पहुंच गया, 8 कोशिकीय अवस्था में, तो 8 कोशिकीय अवस्था में इस युग्मनज को 8 कोशिकीय अवस्था मतलब भ्रूण अवस्था हो गई, इस अवस्था में महिला के गर्भाशय के अंदर ले जाओ और 8 कोशिकीय अवस्था मतलब फैलोपियन नलिका का आखिरी किनारा यहाँ ले जाकर छोड़ दो। ध्यान से सुनना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। टेस्ट ट्यूब में एक बच्चे का निर्माण करवा दिए हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक नहीं कहोगे क्या, क्या बोला मैंने, अगर कोई महिला अंडाणु निर्माण कर रही है लेकिन उसकी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है, ऐसी स्थिति में महिला से अंडाणु को लेकर उसके पति से शुक्राणु को लेकर इन दोनों का निषेचन एक ट्यूब के अंदर प्रॉपर जैसा शरीर के अंदर का तापमान और माहौल होता है वैसे माहौल में टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन कराया जाता है। और निषेचन के बाद जब ये युग्मनज बनता है, इस युग्मनज को विदलन करने दो और जैसे ही 8 कोशिकीय अवस्था में पहुंचे इस अवस्था में ले जाओ और गर्भाशय के अंदर फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर ले जाकर चिपका दो, छोड़ दो, ठीक है। ये प्रक्रिया जो आप यहाँ से यहाँ ले जाकर छोड़ रहे हो, इस प्रक्रिया को बोला जाता है बेटा ZIFT, ज़िफ्ट। चूंकि ये ट्रांसफर आपने 8 कोशिकीय अवस्था में किया है इसीलिए इसे ज़िफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। कितनी कोशिकीय अवस्था में, 8 कोशिकीय अवस्था में अगर करेंगे तो इसे कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पर जरूरी नहीं कि 8 कोशिकीय तक ही पहुंचने देना है, आप 8 कोशिकीय अवस्था ना करो, युग्मनज अवस्था में ही कर दो, ठीक है। जब आप युग्मनज अवस्था में ही नहीं, युग्मनज अवस्था में नहीं कर सकते, सॉरी, 8 कोशिकीय अवस्था में करेंगे तब इसे कहा जाएगा ZIFT, ज़िफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि ET भी कहा जाता है बेटा। ET एम्ब्रियो का ट्रांसफर किए हैं ना, तो इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं क्योंकि हमने भ्रूण का क्या किए हैं, यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। अब आगे का विकास, आगे का जितना भी विभाजन निर्माण वगैरह सब होगा, अंतररोपण यहाँ पे अंतररोपित हो जाएगा, ये सब महिला के गर्भाशय में होगा, ठीक है। इसके पहले प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा कि महिला इन सब के लिए सक्षम है या नहीं, मतलब उसका जो गर्भाशय है वो उपयुक्त है या नहीं प्रेगनेंसी को रोक के रखने के लिए, ठीक है। तो पहले सारे टेस्ट किए जाएंगे, पता लगाया जाएगा कि महिला के बाकी सारे ऑर्गन ठीक है, गर्भाशय वगैरह सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस उसकी फैलोपियन ट्यूब में रुकावट है, तब टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक यूज की जाती है। इस तकनीक का दूसरा नाम बेटा पाथरे निषेचन या
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। कितने सारे नाम हो गए, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, या फिर परख नली शिशु, क्योंकि परख नली में कर रहे हो, पात्रे निषेचन, आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सारे इस तकनीक के नाम है। समझ में आ गया आईवीएफ क्या है। अब एक और ट्रांसफर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जिफ्ट के बारे में, एक और चीज सुनो। अब क्या हो रहा है कि अभी तो फैलोपियन ट्यूब में रुकावट थी, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट थी, तब आपने ये तकनीक अपनाई, और इस तकनीक में एक का जिक्र किया मैंने ZIFT का, जिसका फुल फॉर्म था क्या, जाइगोट इंट्रा, तुम लोगों से फुल फॉर्म पूछ लेता है तो अच्छे से याद करना, फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या हुआ कि महिला की फैलोपियन नलिका में कोई रुकावट नहीं है, महिला अंडाणु ही उत्पन्न नहीं कर पा रही, मतलब उसकी ओवरी में अंडाणु बन ही नहीं रहा है, लेकिन उसका गर्भाशय बाकायदा सही है, उसकी फैलोपियन ट्यूब भी सही है, गर्भाशय भी सही है, सब कुछ सही है उसकी बॉडी में, लेकिन वो अंडाणु निर्माण में सक्षम नहीं है, ठीक है। अंडाणु निर्माण उसके शरीर में नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में डोनर को ढूंढा जाता है कि कोई दाता हो, दानी धर्म, जो मतलब महिला ऐसी हो जो अपना अंडाणु दान कर सके, ठीक है। अब दाता महिला जो है, उस दाता महिला से अंडाणु को लिया जाएगा, ठीक है। दाता महिला से क्या लिया है, अंडाणु को लिया है, और इस अंडाणु को महिला की फैलोपियन ट्यूब का जो तुम्बिका क्षेत्र है ना, वहां ले जाकर छोड़ दिया गया है। अंडाणु क्या है, तो अंडाणु एक युग्मक है ना, मादा युग्मक है। क्या किया गया, महिला की ओवरी में अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, वो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बाकी सारी चीजें प्रॉपर हो रही हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सही, मतलब सही है, स्वस्थ है पूरी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में किसी दाता महिला से अंडाणु को लेकर उस अंडाणु को महिला की फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, और जब छोड़ दिए तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा गिफ्ट। एक दूसरी महिला ने एक पहली महिला को क्या दिया है, गिफ्ट। दाता ने ग्राही को गिफ्ट दे दिया, और गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर, शिफ्ट और गिफ्ट, दोनों में अंतर समझ में आया। ZIFT होता है जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और GIFT होता है गिफ्ट, जिसे कहा जाता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये तो पहली कंडीशन थी जिसमें कोई महिला अंडाणु निर्माण में सक्षम नहीं थी। अब ऐसा पुरुषों के साथ भी हो सकता है कि उनके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन वो अपना खुद का बच्चा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसी दूसरे दाता पुरुष के शुक्राणु को महिला के शरीर के अंदर इंसेमिनेट किया जाएगा। इस प्रक्रिया को भी गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाएगा, या इसे शुक्राणु अंतःक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु अंतःक्षेपण मतलब अंदर लाकर शुक्राणु को छोड़ दिया गया। ये सारी वे तकनीकें हैं जिनके द्वारा एक दंपत्ति जो अपनी खुद की संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, वो मम्मी पापा बन सकते हैं, ठीक है। आपको कृत्रिम वीर्य सेचन AI याद रखना है, आपको टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक याद रखनी है, इनके सारे नाम याद रखने हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आपको जिफ्ट बताया, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आगे मैंने आपको गिफ्ट के बारे में बताया, दैट इज गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मैंने आपको बताया कि ET क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। ये सारे फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं, ठीक है। अब आखिरी बचता है बेटा, स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, जिसको कहा जाता है मैथुन या यौन संबंध बनाना, ठीक है। यौन संबंध बनाने के दौरान होने वाले विभिन्न रोग, अगर आपने सावधानी नहीं बरती, स्वच्छता नहीं बरती, एक से अधिक लोगों के साथ मैथुन क्रिया की, सहवास किया या सेक्सुअल एक्टिविटी की,
तो इससे रिलेटेड बहुत सारी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं और उन बीमारियों के बारे में आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? ताकि आप जानो कि क्या क्या हो सकता है और उन सब चीजों से बचे रहो, क्योंकि आप अभी जिस उम्र में हो वो है जिज्ञासा की उम्र, और इस जिज्ञासु उम्र में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सिलेबस में एक और चीज ऐड की गई, वो कहा जाता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या यौन संक्रमण। ठीक है, यौन संक्रमण। तो चलिए पढ़ते हैं। हम समझते हैं यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, तो क्या है, पहले डेफिनेशन समझिए। ऐसे रोग या ऐसी डिसीजेस जो मैथुन या सहवास, स्त्री और पुरुष का मिलन, मैथुन या सहवास द्वारा संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, क्या कहलाते हैं? यौन संचरित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यौन संचरित रोग जिसे कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, या रतिज रोग जिसे कहा जाता है वेनरल डिसीजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? वीडी, वेनरल डिसीजेस कहते हैं। मैथुन या सहवास द्वारा संचरित रोगों को कहा जाता है यौन संचरित रोग। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला जीवाणु द्वारा होने वाले यौन संचरित रोग, और दूसरा विषाणु द्वारा होने वाले यौन संचरित रोग। पहला तो जीवाणु द्वारा और दूसरा बेटा विषाणु द्वारा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है, जिनको यौन संक्रमण या इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ये जनरली असुरक्षित यौन संबंध, एक से अधिक ही व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना, सुरक्षा ना बरतना, इन सारे कारणों से स्वच्छता ना बनाए रखना, इन सब के द्वारा ये रोग होते हैं। और ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा भी हो सकते हैं, और दूसरा वायरस के द्वारा भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा भी और वायरस के द्वारा भी हो सकते हैं। पहला अगर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है तो वो है बेटा क्लेमाइडिएसिस। क्लेमाइडिएसिस जीवाणु द्वारा होने वाला यौन संचरित रोग है। इस रोग में जनरली जो महिलाएं हैं, महिलाओं के वेजाइना पर, महिलाओं के वेजाइना पर सफेद चकत्ते आ जाते हैं। ठीक है, सफेद चकत्ते, सफेद चकत्ते आ गए बोलते, वाइट वाइट थोड़ी सी ईचिंग भी होती है। तो इस रोग को कहा जाता है क्या? क्लेमाइडिएसिस। क्लेमाइडिएसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, अगर सही टाइम पे इलाज कराया गया तो महिला ठीक भी हो सकती है। दूसरी बीमारी है बेटा सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस भी जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी में कैंसर के जैसा, मतलब जैसे हमारे त्वचा में फोड़े फुंसी होते हैं ना, वैसे ही जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें फोड़े फुंसी हो जाते हैं, त्वचीय फोड़ा फुंसी। ठीक है, ये इसके क्या है? लक्षण, जो कि सिफिलिस में होता है। कैंसर एवं त्वचीय फोड़ा फुंसी इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा है बेटा गोनोरिया। गोनोरिया भी एक गंभीर बीमारी है, जो कि काय के कारण होती है? यौन संचरण के कारण जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसका नाम है गोनोरिया। और गोनोरिया में भी जो जननांग है, उन जननांगों में क्या होता है? संक्रमण हो जाता है। जननांगों में संक्रमण हो गया, पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकता है। तो जननांगों में संक्रमण होने के कारण जो बीमारियां हो जाती है उसे कहा जाता है बेटा गोनोरिया। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो थे जीवाणु से होने वाले। तीन याद रखने हैं आपको, क्लेमाइडिएसिस, सिफिलिस और गोनोरिया। क्लेमाइडिएसिस का सिम्टम ये है, सिफिलिस का ये है, और गोनोरिया का ये आपके सामने है। विषाणु द्वारा होने वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी जो आपके सिलेबस में है वो है बेटा एड्स।
एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जो होती है HIV वायरस के कारण, HIV विषाणु के कारण। और इस बीमारी में व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और ये होती है एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना या रक्त आदान या रक्त को एक दूसरे के साथ शेयर करना देना जो है बिना जांच किए, इन सारे कारणों से। और इन सारे कारणों के अलावा असुरक्षित यौन संबंध, मैंने अभी आपको बताया, इसके कारण एक बीमारी जो है वो है बेटा एड्स। दूसरी जो बीमारी है वो है जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, जेनाइटल हर्पीस। और एक और बीमारी जो होती है वो होती है जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स, ये तीनों बीमारियां जो आपके सामने लिखी हुई हैं, तीनों विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। जेनाइटल हर्पीस में जननांगों में दर्द युक्त छाले हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, और दर्द युक्त छाले हो जाते हैं कहाँ? जननांग में बेटा। जो जनन अंग है ना, उन जननांगों में दर्द युक्त छाले हो जाते हैं। और जो वार्ट्स है उसमें भी वेजाइना जो है महिलाओं का वेजाइना या पुरुषों का जो पेनिस है, इन सभी में गठान हो जाती है। ठीक है, इनमें क्या हो जाती है? गठान देखने को मिलती है। तो यौन संचरित रोग जो है वो है बेटा STD, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। डिसीजेस की स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और इसके बाद है STI। STI जिसको बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। इनके प्रकार में STD निम्न में से STD है: क्लेमाइडियसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंसर। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये तीन है, कैंसर नहीं है। ठीक है, नहीं है बोलना था मुझे। निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला STI है या STD है। एड्स दे देगा, क्लेमाइडियसिस, सिफिलिस और गोनोरिया, तो आपको काय पे टिक करना है? ये तीन विषाणु के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन है, और ये तीन जीवाणु के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन। इसके अलावा बेटा आपके चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बना के कि क्या बोलते से विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? क्या महिलाओं में जनन सुरक्षा के जो उपाय हैं वो जरूरी है, क्या आवश्यक है? क्या नसबंदी में जननांगों को काटने से महिलाओं के शरीर या पुरुषों के शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, उनको आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के चले जाना, बन जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर के लगभग मैंने सारे कवर कर दिए। जनन स्वास्थ्य चैप्टर पूरा, ठीक है, कि वंध्याकरण क्या है, वंध्य दंपत्ति में संतान पाने के कौन कौन से उपाय हैं, एमनियोसेंटेसिस क्या है, MTP क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या विस्फोट, STD या STI, मैंने सारी चीजें जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी वो सारी कवर कर दी। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसमें जो स्कीम आई थी RCH, उसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, परिवार नियोजन को और किस नाम से जाना जाता है? तीसरा क्वेश्चन, STD का फुल फॉर्म क्या है? चौथा मैं आपसे पूछ रही हूँ, फटाफट कमेंट करना तो मैं समझ जाऊंगी कि आप वीडियो में आखिरी तक थे। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनना। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो एमनियोसेंटेसिस तकनीक है वो तकनीक एमनियोसेंटेसिस तकनीक में भ्रूण के खालिस्तान द्रव को निकालकर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, द्रव का नाम MTP का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, स्वतः गर्भपात को क्या कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन कुछ कुछ जो मैंने आपके लिए छोड़ दिए आखिरी में। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि चैप्टर आपसे क्या कहना चाह रहा है और आपको लाइफ में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो
समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो कि मैडम थोड़ी सी सही से एक्सप्लेन की है, मेहनत उनकी सराहनीय है, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल, क्यूआर आपके सामने है। अब तो काफी बच्चे सपोर्ट करने लग गए हैं, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी सपोर्ट करेंगे, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाऊंगी मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। वन शॉट में ही मिलेंगे अब हम, है ना। और अगला टॉपिक वन शॉट का जिसपे आपको चाहिए मुझे फटाफट कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं कंटिन्यू ही कवर करूंगी बायोलॉजी में वन शॉट, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।